गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जहां से हमने छोड़ा था वहां से आगे हम कंटिन्यूस करते हैं। तो हमारा टॉपिक पित्तक निर्माण हम शुरू करते हैं। वाइटेलोजेनेसिस, अंड जनन या oogenesis का भाग 2 है ये। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले ऐसा माना जाता रहा है कि जो यॉक का फॉर्मेशन है या पित्तक का जो निर्माण है वो विशेष प्रकार की काय द्वारा या बॉडीज के द्वारा होता है, जिसे पित्तक केंद्रक या योक न्यूक्लियस कहा जाता रहा है। शुरू में इसे केंद्रक के समीप देखा गया था, जो बाद में टूट जाता है, यानी योक न्यूक्लियस को केंद्रक के समीप देखा गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं माना जाता है। एम्फीबियंस व एविज के अंडाणुओं में पित्तक केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया के बादलों का बना होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने पहले भी बताया था कि क्लाउड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एम्फीबियंस और एविज के अंडाणुओं में पाया जाता है। तो एम्फीबियंस व एविज के अंडाणुओं में पित्तक केंद्रक या योक न्यूक्लियस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बादलों का बना होता है, जो घुलनशील फॉस्फेटीन पित्तक को अघुलनशील पित्तक के रूप में परिवर्तित कर पित्तक बिंबाणुओं के रूप में जमा कर देता है। तो यहां पर आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स है वो घुलनशील फॉस्फेटीन पित्तक को अघुलनशील पित्तक में परिवर्तित कर देता है। यह भी माना जाता है या यह भी माना जाता था कि पित्तक केंद्रक के अलावा गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया भी पित्तक संश्लेषण में भाग लेते हैं, माना जाता रहा था। परंतु आधुनिक भ्रूणीय अध्ययनों से यह सिद्ध किया जा चुका है या यह प्रूव हो गया कि पित्तक का निर्माण अंडाशय के अलावा अन्य ऊतकों में होता है। उदाहरण के लिए तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, कीटों में, इंसेक्ट के अंदर जो पित्तक का निर्माण होता है वो फेट बॉडीज या वसा कायों में होता है, और अधिकांश कशेरुकियों में जो पित्तक का निर्माण होता है वो यकृत में होता है या लीवर में होता है। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, आप लोग इस पर ध्यान देंगे। यकृत कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित पित्तक घुलनशील अवस्था में रक्त द्वारा वहां से स्थानांतरित कर अंडाशय की कुछ विशिष्ट कोशिकाएं, जिन्हें हम पुटकीय कोशिकाएं या पोषक कोशिकाएं कहते हैं, तक लाया जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे कि यकृत कोशिकाओं में जो पित्तक बन चुका है वो घुलनशील अवस्था के अंदर पुटकीय कोशिकाएं या पोषक कोशिकाओं तक रक्त के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। अंडाशय में विकसित हो रहा अंडाणु इन कोशिकाओं से कोशिका पायन विधि द्वारा पित्तक ग्रहण कर लेता है। तो अब अंडाशय से ये पित्तक अंडाणु में जाएगा, और अंडाणु में पित्तक किस विधि के द्वारा ग्रहण किया जाता है वो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। तो पिनोसाइटोसिस या कोशिका पायन विधि के द्वारा ये पित्तक अंडाणु ग्रहण कर लेता है। अंडाणु में इसका संचय फिर पित्तक बिंबाणु अथवा कणों के रूप में हो जाता है। तो फिर आप ध्यान देंगे, अंडाणु में इसका जो संचय है वो फिर पित्तक बिंबाणुओं अथवा कणों के रूप में हो जाता है। ये पित्तक बिंबाणुओं के रूप में अंडाणु में जाकर इकट्ठा हो जाएगा। जब पित्तक प्रोटीन फॉस्फेटिन फॉस्फेट युक्त होती है, यानी जब पित्तक प्रोटीन में फॉस्फेटिन फॉस्फेट पाया जाता है, तब यह जल में अघुलनशील होती है। किंतु यदि इसके फॉस्फेट का एक अंश फॉस्फेटेज किण्वक क्रिया द्वारा हटा दिया जाता है, तब ये जल में घुलनशील हो जाती है। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे। अतः यदि अंडाणु में घुलनशील आंशिक फॉस्फेट युक्त फॉस्फेटिन को पूर्णतः फॉस्फेट युक्त कर दिया जाता है, तब यह जल में अघुलनशील हो जाएगी। यानी हम यूं समझ सकते हैं कि जब ये पूर्णतः फॉस्फेट युक्त हो जाएगी फॉस्फेटिन, तब ये जल में अघुलनशील हो जाएगी, और उससे पहले ये घुलनशील रहेगी। तो इसको पूर्णतः फॉस्फेट युक्त बनाने का काम कौन करेगा वो अभी हम देखते हैं। मेंढक के अंडाशय में किण्वक पाया जाता है, प्रोटीन काइनेज। तो बिल्कुल आपको प्रोटीन काइनेज एंजाइम का नाम ध्यान रखना, जो कि मेंढक के अंडाशय में मिलेगा, जो घुलनशील आंशिक फॉस्फेट युक्त फॉस्फेटिन को पूर्णतः फॉस्फेट युक्त कर अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित करता है। यानी जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम है वो इस फॉस्फेटिन को पूर्णतः फॉस्फेट युक्त कर देगा और अघुलनशील अवस्था में लेकर आ जाएगा। इस प्रक्रिया में फॉस्फेट एटीपी से उपलब्ध होता है, ये भी आप ध्यान देंगे। संक्षिप्त में इसे निम्नानुसार हम समझ सकते हैं। एक रिएक्शन यहाँ पर लिखी गई है, आप देखेंगे कि आंशिक फॉस्फेट युक्त प्रोटीन जो कि घुलनशील होती है, आंशिक फॉस्फेट युक्त होगी तो घुलनशील होगी, और जब इसमें और फॉस्फेट जोड़ दिया जाएगा एटीपी के द्वारा, तो ये एटीपी के द्वारा फॉस्फेट जोड़ने का काम प्रोटीन काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, जो मेंढक में आपको दिखाई देगा, और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में होगा, और यहाँ पर पूर्णतः फॉस्फेट युक्त प्रोटीन बन जाएगी। तो ये पूर्णतः फॉस्फेट युक्त प्रोटीन ही अघुलनशील होती है। तो ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। उभयचरों के पित्तक में प्रोटीन काइनेज किण्वक की प्रतिक्रिया केवल फॉस्फेटिन के लिए विशिष्ट होती है। तो फॉस्फेटिन के लिए उभयचरों में प्रोटीन काइनेज किण्वक की जो अभिक्रिया है वो विशिष्ट होती है, क्योंकि पित्तक कणिका में पित्तक का अन्य संगठक
अर्थात लिपोविटालिन फॉस्फेटिन से संलग्न होता है, यानी लिपोविटालिन भी वहां पे पाया जाता है। इसलिए फॉस्फेटिन के एगुलेशन होने के बाद जब फॉस्फेटिन एगुलेंशियल हो जाएगा तो लिपोविटालिन स्वयं स्थानमत हो जाएगा, यानी वो एगुलेंशियल अवस्था में हमें दिखाई देगा और लिपोविटालिन अलग से हमें दिखाई दे जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रोटीन काइनेज एक माइटोकॉन्ड्रियल किण्वक है, यानी प्रोटीन काइनेज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है तथा यही कारण है कि उभयचरों में पित्तक बिंबाणु या जो यॉक प्लेटलेट्स है माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उभयचरों में जो यॉक प्लेटलेट्स है या पित्तक बिंबाणु है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों बनते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रोटीन काइनेज एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि यही पित्तक प्रोटीन का घुलनशील से अघुलनशील अवस्था में परिवर्तन होता है यहीं पर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ही पित्तक प्रोटीन का घुलनशील से अघुलनशील अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए उभयचरों में पित्तक बिंबाणु माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। आगे हम पित्तक के कार्य देखते हैं कि पित्तक क्या क्या काम करेगा। तो सबसे पहला काम हो जाएगा विकसित हो रहे भ्रूण को ये ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। भ्रूणीय वृद्धि में सहायता करेगा, भ्रूण के लिए संश्लेषणात्मक सामग्री उपलब्ध करवाता है, अंडों के आकार, विदलन के प्रकार, अंड द्रव्य के विभेदन, विकास के प्रकार तथा ग्रैस्टुला भवन के दौरान कोरक खंडों की संरचना विकास गतियों को भी ये प्रभावित करता है। तो बिल्कुल ये 4 फंक्शन जो हमने लिखे हैं वो पित्तक के काम हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है भ्रूणीय वृद्धि में सहायता करना। अंड कोशिका में विभेदन आगे हम देखते हैं। अब अंड कोशिका में किस प्रकार से डिफरेंशिएशन होगा, इसमें निम्न क्रियाएं होती है। ध्रुवीय अक्ष की स्थापना होगी सबसे पहले, और इसे समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के मत यहां पर दिए गए हैं, उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला जो मत है ध्रुवीय अक्ष की स्थापना के लिए वो है पोषक पदार्थों के प्रवाह की दिशा। इस सिद्धांत के अनुसार अंड कोशिका में जिस दिशा से पोषक पदार्थ प्रवेश करते हैं उस दिशा में पित्तक ध्रुव का निर्माण होता है। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे कि यह सिद्धांत ये बोलता है कि जिस दिशा से न्यूट्रिशियस मटेरियल प्रवेश करेगा उसी दिशा में पित्तक ध्रुव बन जाएगा, परंतु यह सिद्धांत स्तनधारियों में और एम्फीबियंस वर्ग के प्राणियों की अंड कोशिका में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि पोषक पदार्थ अंडाणु में चारों तरफ से इनमें प्रवेश करता है, तो इस सिद्धांत को माना नहीं गया। बिल्कुल आप ध्यान देंगे। ऑक्सीजन आपूर्ति की दिशा दूसरा सिद्धांत दिया गया जिसको चाइल्ड ने दिया था, और ऑक्सीजन के आधार पर यहां पर ध्रुवीकरण बताया कि चाइल्ड के अनुसार अंड कोशिका में जिधर से O2 प्रवेश करती है वह ध्रुव प्राणी ध्रुव में विकसित हो जाता है। तो थोड़ा आप यहां पर याद कर लेना कि एनिमल पोल को ऑक्सीजन के प्रवाह की दिशा से किसने बताया था, चाइल्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। फिर तीसरा सिद्धांत ध्रुवता प्रत्येक सेल का गुण होती है, यह बेलिंस्की ने बताया था। बेलिंस्की ने यह बताया कि ध्रुवता प्रत्येक सेल का गुण है, और यह सबसे मान्य सिद्धांत आप यहां पर ध्यान देंगे। ध्रुवता प्रत्येक सेल का गुण है। उपकला सेल्स व नर्व सेल्स यानी एपिथेलियम सेल्स और नर्व सेल्स की तरह अंडाणु कोशिका में भी विभेदन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। इसका एक ध्रुव प्राणी ध्रुव एनिमल पोल कहलाता है, दूसरा ध्रुव पित्तक ध्रुव या वेजिटल पोल कहलाता है। तो ये एनिमल पोल क्या होते हैं, वेजिटल पोल क्या होते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से यहां से पढ़ेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। प्राणी ध्रुव पर पित्तक रहित कोशिका द्रव तथा केंद्रक पाया जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे जो एनिमल पोल है या प्राणी ध्रुव है वो पित्तक रहित होता है, वहां पर पित्तक रहित कोशिका द्रव और केंद्रक मिलेगा, जबकि पित्तक ध्रुव की तरफ या वेजिटल पोल की तरफ पित्तक उपस्थित होता है, यानी जिस तरफ पित्तक पाया जाएगा उसको हम पित्तक ध्रुव या वेजिटल पोल कहेंगे। जिन अंडों में पित्तक की मात्रा कम होती है उनमें अंतःवर्णक की उपस्थिति प्राणी ध्रुव का निर्धारण करती है। मान लेते हैं कि अब अंडों में पित्तक की मात्रा बहुत कम है, तो हम किस प्रकार से इन पोल का निर्धारण करेंगे, तो अंतःवर्णक आप ध्यान रखेंगे उसकी उपस्थिति प्राणी ध्रुव का निर्धारण करेगी। अंतःवर्णक की उपस्थिति प्राणी ध्रुव का निर्धारण करती है, यानी अंतःवर्णक जहां होगा वो प्राणी ध्रुव कहा जाएगा और उसका दूसरा ध्रुव जो है वो वेजिटल पोल कहा जाएगा। हालांकि ध्रुवता की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है यह विवादास्पद है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि कोशिकाओं में ध्रुवता तारक कय व केंद्रक की स्थिति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे कि यह तारक कय काय जो सेंट्रोसोम आपका सेंट्रियोल है और केंद्रक है उसकी स्थिति के आधार पर हम ध्रुवता का निर्धारण करते हैं। प्राणी ध्रुव और पित्तक ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, यानी अब जो प्राणी ध्रुव और पित्तक ध्रुव को मिलाएगी उस काल्पनिक रेखा को, इमेजिनरी लाइन को मुख्य अक्ष कहेंगे। तो इस प्रकार से ध्रुवता की स्थापना होगी। सेकंड हम देखते हैं सममिति की स्थापना। पृष्ठ व अधर सतह का विभेदन भी यहां पर पाया जाता है, तो किस प्रकार से होता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ट्यूनिकेट्स, सिफेलोकोडेट्स, एम्फीबियंस तथा मैमल्स के अंडों में द्विपाश समिति देखी जा सकती है। तो आप एग्जाम्पल्स याद कर लेना, ट्यूनिकेटा के सदस्यों में, सिफेलोकोडेटा में, एम्फीबियंस में और मैमल्स के अंडों में बायलेटरल सिमेट्री या द्विपाश समिति देखी जाएगी। स्तनधारी के अंडे के जिस भाग में आरएनए अधिक पाया जाता है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे जिस भाग में आरएनए अधिक पाया जाएगा वह भाग भ्रूण का पृष्ठभाग बनाता है, जबकि विपरीत सिरा अधर सतह का निर्माण करेगा। यानी स्तनधारी के अंडे में जहां पर आरएनए ज्यादा है वह भाग पृष्ठभाग बनाएगा। मेंढक में अगर हम बात करें तो यह पृष्ठ और अधर सतह का जो निर्धारण है वो दूसरा नवेंदु या ग्रे क्रिसेंट
करता है। तो ये ग्रेक क्रिसेंट आप ध्यान रखेंगे का निर्माण सामिप्य का निर्धारण करता है। एनिलिडा, मोलस्का तथा अन्य कई जंतुओं में अक्ष निर्धारण शुक्राणु के प्रवेश स्थान से निर्धारित होता है। तो एनिलिडा और मोलस्का में और स्पेसिफिक है, शुक्राणु जहां से प्रवेश करेगा वहां से अक्ष का निर्धारण पाया जाएगा। नेक्स्ट हम तीसरा देखते हैं कॉर्टिकल विभेदन, कॉर्टिकल डिफरेंशिएशन। कई प्राणियों जैसे एनालिड्स में, मोलस्क में और इकानोडर्म्स में, एम्फीबियंस के प्रारंभिक अंड कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य समांगी प्रकार का होता है, जो विभेदन के समय स्पष्ट रूप से दो क्षेत्रों में विभेदित हो जाता है। तो प्रारंभ में जो प्राथमिक अंड कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य वो होमोजेनस आपको दिखाई देगा और विभेदन के समय दो भागों में विभेदित हो जाएगा। बाह्य परिधीय काचाप कोशिका द्रव्य, यानी बाह्य जो परिधीय भाग में मिलेगा काचाप कोशिका द्रव्य, जो प्लाज्मा झिल्ली के ठीक नीचे स्थित होता है, उसे वल्कुट या वल्कुटी स्तर हम कहेंगे या कोर्टेक्स हम कहते हैं। कोर्टेक्स का ये निर्माण करेगा। इस स्तर में एक्टिन प्रोटीन की तरह सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं। अब ये ध्यान रखेंगे कि जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें एक्टिन प्रोटीन की तरह ही कुछ माइक्रोफिलामेंट्स मिलते हैं। ये तंतु टेंसिबल प्रोटीन या टीपी, टेंसिबल प्रोटीन के बहुलक से निर्मित होते हैं। तो ये टेंसिबल प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। इनके अतिरिक्त इस स्तर में सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल्स भी देखी जा सकती है। यह वल्कुटी स्तर अंड कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है। आगे दूसरा हम देखते हैं अंडाणु कोशिका के मध्य भाग में एंडोप्लाज्म पाया जाता है। जो अंडाणु कोशिका है उसके बीचों बीच एंडोप्लाज्म आपको दिखाई देगा, जिसमें कोशिकांग जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि प्रवणता के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। प्रवणता मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रूप में ये पाए जाएंगे। इनके अतिरिक्त यहाँ गोलाकार कणिकाएं भी पाई जाती हैं। इन कणिकाओं को अम्लीय म्यूकोपोलिसेक्राइड कहते हैं या अम्लीय म्यूकोपोलिसेक्राइड इन कणिकाओं में मिलते हैं और इन्हीं कणिकाओं को हम कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे कि कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहीं पर जो अंडाणु कोशिका के मध्य भाग में एंडोप्लाज्म है उसी के अंदर आपको कुछ अम्लीय म्यूकोपोलिसेक्राइड से भरी हुई कणिकाएं भी नजर आएगी कोशिकाओं के बीच में। उन्हें ही हम कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स है वो गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं। इन कणिकाओं का निर्माण एंडोप्लाज्म में गोल्जी बॉडी से होता है। ये आई गया लाइन। इन कणिकाओं का निर्माण एंडोप्लाज्म में गोल्जी बॉडी करेगा तथा ये परिधि की तरफ जमा हो जाती है, पेरिफेरल इकट्ठी हो जाएगी। मेंढक, मछलियों में कुछ एनालिड्स तथा बाइवल्व मोलस्क एवं कुछ स्तनधारी प्राणियों जैसे खरे हुए मनुष्य में ये कॉर्टिकल कणिकाएं पाई जाती है। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे कि पहले मैंने बताया था कि कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स है वो रेप्टाइल्स, एवीज और स्तनधारियों में नहीं दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स है। मेंढक में, मछलियों में, कुछ एनालिड्स में, कुछ बाइवॉल्व मोलस्क में और कुछ स्तनधारी प्राणियों में। कुछ स्तनधारी प्राणियों में ये दिखाई देती है, सभी स्तनधारियों में नहीं दिखाई देती है। जिनमें खरहा मनुष्य स्पेशल है, उनके अंदर ये कॉर्टिकल कणिकाएं पाई जाती है। तो ये आप स्पेसिफाई कर लेना। पहले हमने ये पढ़ा है कि रेप्टाइल्स, एवीज और स्तनधारियों में ये नहीं मिलती है, लेकिन कुछ स्तनधारी हमारे पास यहाँ पर है जिनमें खरहा और मनुष्य प्रमुख है, उनमें ये पाई जाएगी। बिल्कुल ये एक्सेप्शन है, आप ध्यान देंगे। जबकि चूहे, गिनीपिग, गैस्ट्रोपोड, मोलस्क, कीटों में, पक्षियों में और यूरिडेल एम्फीबियंस के अंडों में इनका अभाव होता है। इन सभी में ये नहीं दिखाई देती है। ये कणिकाएं शुक्राणु के प्रवेश के बाद निषेचन कला का निर्माण करती है। तो कॉर्टिकल कणिकाओं का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु जब प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है वो इन कणिकाओं के द्वारा ही होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी परिपक्वन प्रावस्था रह रही है तीसरी वाली oogenesis की, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। आगे हम पार्ट 3 में परिपक्वन प्रावस्था लेंगे और भी अच्छी अच्छी बातें इस लेसन से सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।